हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एकेडमी एसएससी जेई और टीजी2 की तैयारी कराती है। हम लोग 2017 से लखनऊ में बच्चों को जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के लिए और टीजी2 एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं। लखनऊ में है, आलमबाग एरिया है। आलमबाग में एक बहुत फेमस सा मॉल है, फिनिक्स मॉल, उसी के बगल में हमारी संस्था है। कभी आप लखनऊ आइए तो ज़रूर मिलने आइए, ऐसे ही मिलने आइए। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं मैकेनिकल का हूँ, और मैकेनिकल में हम लोग इस समय एक लेक्चर सीरीज चला रहे हैं। इसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ये बीटेक फर्स्ट ईयर, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, उसके अलावा कहते हैं सिविल या मैकेनिकल के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं, जेई लेवल के हों या ए लेवल के हों, गेट के हों, आईईएस के हों, सभी में मैकेनिक्स के क्वेश्चन आते हैं। और वैसे भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल का एक फाउंडेशन कोर्स है। इसी की बुनियाद पे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मशीन डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर, इन सारे कोर्सेज को तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं। अच्छा, एक बात और, हमारा एक एप्लीकेशन भी है जिस पे हम बहुत कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। आप अगर गूगल प्ले स्टोर पे जाएं तो आपको इस टाइप यूथ इंजीनियर्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड प्ले स्टोर पे सर्च करना पड़ेगा। ऐसा एक लोगो मिलेगा, इसको आप ज्वाइन करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे तो इसमें हम लोग दो कोर्सेज अभी ऑनलाइन चला पा रहे हैं। एक कोर्स तो टीजी2 का है, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिल रहा है। ठीक है, इसमें टेक्निकल भी है और नॉन टेक भी है। उसके अलावा अभी एसएससी जेई के लेवल पे हम लोग केवल नॉन टेक्निकल पोर्शन को ऐप पर ला पाए हैं, जिसमें आपको जीके, जीएस और रीजनिंग जो भी आता है एसएससी जेई में, है ना, ये पूरा पार्ट इसमें कवर है। आपको मालूम है कि जीके, जीएस और रीजनिंग का एक मेजर पार्ट है ना। 50 नंबर 50 क्वेश्चन तो आपके रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं, है ना। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग अपने ऐप पर कवर कर रहे हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास चल रही है, आपको जहाँ सुविधा लगे, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं वहाँ से आइए, पढ़िए। ठीक है, तो चलते हैं अपने सब्जेक्ट में। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और कल के लेक्चर को थोड़ा सा रिकैप लेंगे, एक बार देखेंगे कि कल क्या क्या हुआ था। कल हम लोगों ने मेजर मेजर जो बातें डिस्कस की थी उसकी बात कर लें। हम लोगों ने फोर्स को समझा था कि फोर्स क्या होता है, थोड़ा बहुत ये समझा था। उसके बाद किसी भी एक बॉडी को समझा था कि बॉडी क्या होती है। फिर उसके बाद ये देखा था कि ये फोर्स जब बॉडी पे लगता है, उसी की स्टडी को हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं। और जब तक मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तब तक एक बात कंफर्म है कि बॉडी हमारी रिजिड है, एक दृढ़ पिंड है। इस बात की चर्चा हुई थी। फिर बात आई थी कि जो फोर्सेज हैं वो बॉडी पर कितने तरीके से लग सकते हैं, कि बॉडी पर फोर्स के लगने की व्यवस्था, वो सिस्टम क्या है, वो व्यवस्था क्या है। सॉरी। तो उसी व्यवस्था को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं फोर्स सिस्टम। तो कल हम लोगों ने बहुत सारे फोर्स सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपका को प्लेनर था, नॉन को प्लेनर था, कॉन्करेंट, पैरेलल, ठीक है, लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, ऐसे बहुत सारे थे। और बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आई थी कि अगर किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी पर ढेर सारे फोर्सेज लग रहे हों, और उनका हमें नेट इफेक्ट निकालना है कि कोई बॉडी है, इस पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, कुछ टेंसाइल हैं, कुछ कंप्रेसिव हैं, कोई पुश है, कोई पुल है, इस टाइप के फोर्सेज हैं। तो उस बॉडी के साथ क्या होने वाला है। एक बात तो कन्फर्म है कि बॉडी हमारी अगर रिजिड है, अगर वो बॉडी हमारी रिजिड है, तो ये टूटेगी तो नहीं, ना टूटेगी ना फूटेगी, इसका कुछ होने का नहीं है। क्यों? क्योंकि रिजिड है, एक दृढ़ पिंड है। एक इसको ऐसे मानिए कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, कोई भी स्ट्रेंथ क्यों ना ली जाए, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इनफाइनाइट है। ऐसे ये कल्पना की जा रही है, क्योंकि ऐसी बॉडी तो अर्थ में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टडी को इजी करने के लिए, मैकेनिक्स को समझने के लिए पहला जंक्शन तो हम यही लेते हैं कि बॉडी हमारी रिजिड है। अब ये बॉडी अगर रिजिड है, तो इस रिजिड बॉडी पे ढेर सारे फोर्सेज लग रहे हैं, तो इसके साथ क्या होने वाला है ये पता करने के लिए मालूम चला कि हमें नेट इफेक्ट निकालना पड़ेगा। नेट इफेक्ट, इसी नेट इफेक्ट को मैकेनिक्स की भाषा में कहते हैं रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट। और इसको हिंदी में बोलते हैं परिणाम, ठीक है। तो अब हम लोग आज के लेक्चर में किसी बॉडी पर अगर ढेर सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, मल्टीपल फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकालना सीखेंगे, है ना। रिजल्टेंट फोर्स निकालना सीखेंगे, इसको फिर इसलिए कहेंगे परिणामी बल निकालना सीखेंगे,
ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं कि परिणामी बल कैसे निकाला जाए। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे बेसिक से शुरू करेंगे कि किसी भी बॉडी पर अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालने के दो तरीके हैं। रिजल्टेंट निकालने को आप कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरीके हैं। एक को कह रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है। ग्राफिकल मेथड का मतलब जरा समझेंगे, है ना, ग्राफिकल मेथड। और एक को कह रहे हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। अंतर क्या हुआ दोनों में? तो बेटा अंतर ये हुआ कि ग्राफिकल मेथड में हम कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, पेपर लेंगे, पेंसिल लेंगे, स्केल लेंगे, प्रोटेक्टर लेंगे, कुछ डायग्राम बनाएंगे, कुछ मेजरमेंट करेंगे और इसकी मदद से हम लोग यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग कोई स्केल्ड डायग्राम नहीं बनाएंगे, कोई स्केल लेकर डायग्राम नहीं बनाएंगे। कुछ फॉर्मूले डेवलप करेंगे, उस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे कैलकुलेटर से, जो आप सबके पास भी है, देखिए मेरे पास भी है। इसी कैलकुलेटर से उसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना पड़ेगा, ये पेपर पे, पेंसिल पे, इससे हम लोग काम करेंगे, है ना। लेकिन इसको समझने के लिए पहले इसका समझना जरूरी है। जब ये समझ पाएंगे तब हम यहाँ क्या करना है, वो फॉर्मूला कैसे डेवलप होगा, इसकी बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा इसको देखेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफिकल मेथड है इसको आप बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 7th 8th 9th 10th में बहुत बार पढ़ा है। हाँ वही है, लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पॉलीगन, त्रिभुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम, बहुभुज का नियम। इसी सारे नियमों के साथ इसको शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि यही जो लॉज हैं वो लॉज यहाँ से यहाँ कैसे शिफ्ट होते हैं और इसको कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग ग्राफिकल मेथड के हिसाब से देखते हैं लॉ ऑफ ट्रायंगल, है ना। इसमें कितने लॉ देखेंगे? बेसिक बेसिक लॉ देखेंगे। लॉ ऑफ ट्रायंगल, इसको बोलते हैं त्रिभुज का नियम। फिर देखेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और फिर देखेंगे लॉ ऑफ पॉलीगन, है ना, पॉलीगन, बहुभुज का नियम, पॉलीगन। ये तीनों लॉ देखेंगे। चलिए कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसको देखा जाए, फिर झट से इस पे आए। पहला नियम क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। ध्यान से पढ़िए इसको, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो क्या कह रहा है? इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। कुछ पॉइंट को अंडरलाइन कर लें, टेकन इन ऑर्डर, इसको जरा अंडरलाइन करिए, है ना, क्रम से लिए जाएं। ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, ये दो बल एक साथ एक कण पर कार्य कर रहे हैं तो उन्हें क्रम में लिए गए त्रिभुज के, क्रम में, ध्यान रखिएगा, क्रम में लिए गए त्रिभुज की दो किनारों के परिमाण और दिशा द्वारा दर्शाया जाता है। उनके परिणामी को विपरीत क्रम में लिए जाने वाले त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में दर्शाया जाएगा। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की भाषा दिखाई पड़ रही है ना। तो इसको बस खाली देख लीजिए, समझ लीजिए, बाकी इसको समझते हैं, है ना। कल एक बात ये भी हुई थी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो कोई भी वैल्यू अगर वेक्टर होती है तो अच्छी बात ये होती है कि उसमें दोनों इंफॉर्मेशन होती है। वो कितना है ये भी होता है और वो किधर है ये इंफॉर्मेशन भी उसमें होती है। ठीक है। कितना का मतलब हो गया, ये बताएगा मैग्नीट्यूड कि फोर्स कितना है। अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना है ये बताएगा डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। तो इसलिए एक फायदा हम इससे ये उठाते हैं कि कोई चीज कितनी है उसको हम एक लाइन की लेंथ से, लाइन की लेंथ से दिखा सकते हैं। एक फोर्स बनाएंगे, उसकी लाइन कुछ खींचेंगे 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और उस 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर को कहेंगे कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना। और डायरेक्शन को एक एरो से दिखा सकते हैं, ठीक है, एक तीर से दिखा सकते हैं। इसलिए क्योंकि फोर्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको पेपर पे बनाना आसान काम है। जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट अगर हमारे पास 100 न्यूटन का फोर्स है और वो ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ईस्ट, इसको जरा पेपर पे बना के दिखाइए, तो पेपर पे 100 न्यूटन का फोर्स तो बना नहीं पाएंगे हम लोग, है ना, क्योंकि पेपर पे लाइन खींचनी है, लाइन का एक कुछ लेंथ होगी, कुछ मेजरमेंट होगा। तो पहला काम हमें क्या करना होगा,
कि हमें एक स्केल लेना पड़ेगा। जैसे हमने मान लीजिए मैंने स्केल लिया कि भाई 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो गया जी, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर पेपर पे 10 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया जाए, पेपर पे 10 सेंटीमीटर की लाइन को ड्रॉ किया जाए, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज दैट ये है, तो ये जो लेंथ है अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना, मैंने नाप के तो नहीं बनाया है, आप पेपर पे बनाएंगे तो नाप के बनाएंगे, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बताता है कि फोर्स कितना है, इसने बता दिया कि फोर्स 100 न्यूटन है। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 10 सेंटीमीटर कतई नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ये जो लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये 100 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई। लिखा जाएगा 100 न्यूटन, बनाएंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा, अब बात आ गई, फोर्स तो हो गया, फोर्स कितना है 100 न्यूटन, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है ये भी बताना है। तो किधर लगने के लिए क्या बताया गया कि एरो लगाना पड़ेगा, एक तीर लगाना पड़ेगा। चलिए तीर लगा लेते हैं। तीर के लिए इसने क्या कहा है कि ये लग रहा है ईस्ट में, क्योंकि ईस्ट में लग रहा है और हमें पता है कि मैप पर, पेपर पर ईस्ट किधर लिया जाता है, तो इस तरफ आप ईस्ट लेते हैं, इधर वेस्ट लेते हैं, इधर नॉर्थ लेते हैं और इधर साउथ लेते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर हमें इस पे फोर्स दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक एरो ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया। अब हम कह रहे हैं कि दिस इज द इमेज, ये हमारा एक इमेज है जो कि बताता है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है कि ये एक फोर्स है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, बस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की समझ होनी चाहिए। इससे फायदा क्या मिला कि अगर किसी पॉइंट पर मान लेते हैं दो फोर्स काम कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ दो फोर्सेस का, इसको हटा दें। मान लेते हैं किसी पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक फोर्स ये है 100 न्यूटन, और एक फोर्स 100 न्यूटन से मान लेते हैं 50 डिग्री पर लगा हुआ है, और इसकी वैल्यू है सपोज दैट 60 न्यूटन। कहा गया इसका रिजल्टेंट निकालिए, तो रिजल्टेंट निकालना तो बात की बात है, कौन सा लॉ लगाएंगे, कानून लगाएंगे। पहला काम तो ये है कि इसका पेपर पे डायग्राम कैसे बनाए, है ना, क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड यूज कर रहे हैं ना, हमें स्केल्ड डायग्राम चाहिए एग्जैक्टली, क्योंकि मेजरमेंट के साथ हमें आंसर निकालना है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम कहेंगे भाई 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये स्केल स्टैंडर्ड नहीं, आप भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको लगता है 20 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेना चाहिए तो ले लीजिए। तो 100 न्यूटन का जो लेंथ होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है ना। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन पेपर पे खींच सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। इस हिसाब से हमें क्या दिखाई पड़ा कि 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, अगर ये लिया गया है, ये लिया गया है 1 सेंटीमीटर, तो इसको मैं दिखा सकता हूँ 10 सेंटीमीटर से, और इसको दिखा सकता हूँ 6 सेंटीमीटर से। तो मुझे करना क्या पड़ेगा कि अगर इसको डायग्राम बनाना चाहें तो एक पॉइंट पर ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सपोज दैट ओ है, इस पर मैं एक लाइन खींचूं। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। एरो किधर लगाएंगे, उधर ही लगा हुआ है। दिस लाइन रिप्रेजेंट 100 न्यूटन फोर्स विच इज हॉरिजेंटल, है ना, इन प्लस एक्स एक्सिस। अगर इसको ज्योमेट्री के टर्म में बोले तो इस तरफ क्या हुआ प्लस एक्स, इस तरफ क्या हुआ प्लस वाई, ठीक है। तो इतनी बात को ये लाइन रिप्रेजेंट कर दे रहा है, इसको कोई भी कह सकता है, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे 10 सेंटीमीटर कतई नहीं, यहाँ लिखेंगे हम लोग 100 न्यूटन। दिस इज ए डायग्राम फॉर दिस फोर्स। एंड अगेन दूसरा फोर्स कौन सा है 60 न्यूटन का, तो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे लेकिन 50 डिग्री पे, 50 डिग्री पे। ये हमने माना कि ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसको हमने कहा 60 न्यूटन, और ये एंगल कितना है, ये है 50 डिग्री। तो एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज में दिया जाए या कोई कैसे भी दिया जाए, ऐसे रफ डायग्राम है, इस डायग्राम का जो एक्चुअल डायग्राम है ये है ना, एक्चुअल डायग्राम वो ये डायग्राम है। अब जब हम इतना पा लिए, इतना मिल गया, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। इसका रिजल्टेंट निकालने के मेरे पास कितने मेथड हैं, हम लॉ ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं, लॉ ऑफ पॉलीगन लगा सकते हैं, है ना। बहुत सारे मेथड हैं, और देखेंगे भी आगे चल के आपको लगेगा कि सारे मेथड तो बस एक ही जैसे हैं। सॉरी, लॉ ऑफ पॉलीगन, ठीक है।
कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी लॉ को लगाने से पहले ये डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्राफिकल मेथड से काम कर रहे हैं, और ग्राफिकल मेथड, ठीक है। इस डायग्राम को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ग्राफिकल मेथड में थोड़ी दिक्कत आएगी जरूर, ठीक है। तो इसी डायग्राम के बारे में जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, जा देखा जाए क्या कह रहा है कि ये दो बल एक साथ एक कण पे लग रहे हैं, एक पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हैं। हमने माना कि भाई पहले तो लाइन खींच ले एक पॉइंट का, ठीक है, जिससे एक्सिस वगैरह दिखाई पड़े साफ साफ, ठीक। एक मिनट, सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब वो जो पॉइंट कह रहा है ना एक कण, वो कण कौन सा है बेटा, एक कण ये पॉइंट है, मान लेते हैं ओरिजिन ये पॉइंट है। इस पर दो बल लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, जैसे ठीक अभी पिछले स्लाइड में ये दिखाया गया, इसी फिगर को वहां पे बात कर रहा है वो। कैसे लग रहे हैं, कह रहा है कि दो बल लग रहे हैं, एक बल का फोर्स मान लेते हैं ये फोर्स P है, और दूसरा फोर्स मान लेते हैं Q है, ये Q है, P एंड Q दो फोर्स लग रहे हैं, है ना। तो अगर इनको हम, कहाँ लिखा है, इफ टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंट इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब इन ये बीच का एंगल कितना है, बीच का एंगल मान लेते हैं कुछ थीटा है, ठीक है। हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कह रहा है, इन इन दो फोर्सेज से, अब ये फोर्स नहीं रहेगा, अब तो दो लाइनें हो गई, इन दो लाइनों से अगर हम एक ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड बना सके, आसन्न भुजाएं बना सके जो कि क्रम में ली जाए, तो तीसरी भुजा इसके रिजल्टेंट बताएगी। क्या कहना चाह रहा है, जरा इस बात को समझा जाए। क्या कह रहा है कि हम इससे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करें, तो कैसे करेंगे, पहला फोर्स P लिया, अच्छा कोई भी जब फोर्स बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। हमने पहला फोर्स क्या लिया, P। P कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, प्लस एक्स एक्सिस में, तो हमने ये लंबाई जितनी है उतनी लंबाई यहाँ बना लिया, और ये हो गया P फोर्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखिए तो इसी को क्योंकि क्रम में लेना है तो क्या किया जाए, इस लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब क्या कह रहा है कि दूसरा फोर्स जो Q है वो P से थीटा एंगल पे है, तो क्योंकि P की डायरेक्शन प्लस एक्स एक्सिस में है तो इससे थीटा एंगल पे एक फोर्स ले लें जिसकी वैल्यू क्या होगी Q, तो ये हो गया Q, ठीक है, Q, और ये एंगल कितना हो गया थीटा। तो इतना तो बात हो गई। इफ टू forces acting simultaneously on a particle be represented in magnitude and direction by the two side of triangle taken in order, एक ट्रायंगल की दो साइड जो कि क्रम में लिए गए हैं उससे हम बना पाए, तो रिजल्टेंट क्या होगा, दियर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड, है ना, ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अभी क्रम क्या चल रहा था, ऐसे बढ़ो ऐसे बढ़ो ऐसे बढ़ो, है ना, विपरीत दिशा में। अब क्रम क्या चले, इधर से चले, मींस पहले फोर्स का टेल कहाँ है भाई, जा देखा जाए तो पी का टेल कौन है, ये पी का टेल है, और ये क्या है, पी का हेड है, ठीक है। लेकिन यहीं पर क्या है, क्यू का टेल भी है, और क्यू का हेड कहाँ पे है, ये है, ठीक है ना। अभी तो क्रम क्या है कि टेल से हेड की तरफ चलने को हम क्रम कह रहे हैं, है ना, लेकिन अगर हेड से टेल की तरफ आने लगे तो उसे कहेंगे अपोजिट, ठीक। तो क्या कह रहा है कि रिजल्टेंट किससे शो करेंगे, तो रिजल्टेंट शो किया जाएगा, रिजल्टेंट शो किया जाएगा किससे, देखिए जरा, पहले फोर्स के टेल से आखिरी फोर्स के हेड को हमने मिला दिया, ऐसे मिला दिया, तो ये जो साइड हुई तीसरी साइड हुई, दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फोर्सेस, है ना। अब देखिए क्रम कैसा हो गया, अगर साइकिल ऐसे चलाएंगे तो उल्टा चलने लगा, इसलिए कह रहा है इन अपोजिट, अपोजिट ऑर्डर, ठीक है ना। तो दिस विल शो द रिजल्टेंट। अच्छा रिजल्टेंट है तो ये लंबाई नाप लें हम लोग स्केल रखकर, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, ये लंबाई कुछ आ गई 16.6 आ गया, मान लेते हैं कि 16.6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि हमने स्केल कोई माना हुआ है, सपोज दैट 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर माना है, तो ये कितना न्यूटन हो जाएगा, ये हो जाएगा 166 न्यूटन, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो देखा जाएगा, है ना। अच्छा ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब ये जो लेंथ है इसने बताया क्या, कि ये तो बताया इसने कि मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब बात करनी है कि इतने से काम चलेगा नहीं, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, ये जो एंगल दिखा रहा है P से दिस एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, इसको कह लेते हैं अल्फा, ठीक है ना।
तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया और ये डायरेक्शन हो गया। अल्फा क्या हो गया? डायरेक्शन, डायरेक्शन। ठीक है ना? तो यहां से समझ में आ गया कि लॉ ऑफ ट्रायंगल ने बिना कोई कैलकुलेशन किए, सिर्फ हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, मेजरमेंट किया, चांदा रख के अल्फा नाप लिया, स्केल रख के आर नाप लिया, दो चीज नाप कर हमने वैल्यूज दे दी। ठीक है ना? क्योंकि ग्राफिकल मेथड है, हाथों की सफाई है, पेपर पे डायग्राम बनाना एक स्किल है। स्किल है तो मिस्टेक हो सकती है, हाँ। जब इससे करेंगे तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है लेकिन ये मिस्टेक नहीं करेगा। इसलिए ग्राफिकल मेथड में करने पर थोड़ी बहुत एरर पॉसिबल है ना? हो सकता है कि अगर इससे किया जाए कैलकुलेटर से तो ये 169 आ रहा हो, लेकिन कुछ मेजरमेंट करने में, नापने में कुछ दिक्कत आ गई हो। 16.6 एक बच्चे ने कहा, एक बच्चा बोला नहीं सर 16.65 है, 16.69 है, उससे थोड़ी बहुत एरर पॉसिबल हो सकती है, लेकिन मेथड यही है। ठीक है? अब इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिली? इसने बताया किधर, क्या बताया? किधर। और इसने बताया कितना, कितना। मतलब क्या, हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि इस पॉइंट पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, P और Q। ओ पॉइंट पर P और Q काम कर रहे हैं, तो ये इस पॉइंट O के साथ क्या होने वाला है? तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट O है, ये इस दिशा में जाएगा, हॉरिजॉन्टल से अल्फा दिशा में जाएगा। ये एंगल क्या हुआ? अल्फा। और कितने फोर्स से जाएगा? तो आर फोर्स से जाएगा। तो हमें इस पॉइंट ओ पर नेट फोर्स मिल गया कि नेट फोर्स क्या है, कितना है? आर है। और नेट उसका जो डायरेक्शन क्या है, वो अल्फा है। इसके बाद जब इतनी बात हमें मिल गई तो आगे की स्टडी चाहे स्टैटिक्स की हो चाहे डायनामिक्स की हो, हम लोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने लॉ ऑफ ट्रायंगल को यहां पे समझा। ठीक है? अब जरा इसी को हम लोग इसी सेम प्रॉब्लम को लेके चलते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। बिल्कुल यही क्वेश्चन लेंगे, इसी को देखेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है? बस अंतर ध्यान रखिए इतना ही है कि यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे, दो फोर्स हैं तो उससे हमने एक ट्रायंगल बनाया, तीसरी साइड बनाई। यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे कि एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है ना? आइए चलते हैं, जरा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस किया जाए। इसको क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज का नियम। जब दो सदिश एक बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे हों तो इसे एक बिंदु से खींची गई आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा दोनों में दर्शाया जा सकता है। अतः परिणामी सदिश दिशा परिमाण दोनों में बिंदु से गुजरने वाले समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा पूरी तरह से निरूपित होगा। पढ़ लीजिए, थोड़ा सा पढ़ने में तो लगता ही है कि क्या कह रहा है, कुछ समझ में तो आता नहीं जब तक इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते डायग्राम से। ठीक है? इसी यही बात अंग्रेजी में लिखा है। इफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड। क्या रखिएगा? एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न भुजाएं। ठीक है? आसन्न भुजाएं। ठीक, तो कह रहे हैं आसन्न भुजाएं साइड ऑफ ए पैरेलल, देन दियर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल। जो रिजल्टेंट होगा वो डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना? डायगोनल को क्या बोलते हैं? विकर्ण। किसी समांतर चतुर्भुज का मोटा मोटे तौर पे ये है कि अगर किसी बिंदु पर दो बल काम कर रहे हैं, उनसे हम एक पैरेललोग्राम बना पाए, जैसे उधर क्या बना पाए थे? एक ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की तीसरी साइड रिजल्टेंट थी, सेम वैसे ही यहाँ पर क्या है, उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट होगा, ये बताना चाह रहा है। चलिए आइए देखते हैं कैसे होगा। ठीक है? फिर वही क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक पॉइंट है, उस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, पी और क्यू। आइए देखिए। ठीक है? ये एक पॉइंट है। अभी हम लोग ग्राफिकल मेथड से निकाल रहे हैं, हम कुछ भी इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे, कैलकुलेटर नहीं उठाएंगे। ठीक है? आइए, तो ये एक एक्सिस बना लेते हैं पहले। एक एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, इसलिए बना रहे हैं थोड़ा सा डायग्राम सुंदर दिखाई पड़े। ये हमारा ओरिजिन है, वो पॉइंट है जिस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं। जब पॉइंट का मतलब क्या है कि हो सकता है कि एक बॉडी ऐसे करके हो और इस बॉडी पर कोई एक पॉइंट हो, इस पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, है ना? तो बॉडी बड़ी हो सकती है, बॉडी पर कोई एक पॉइंट की बात कर रहा है, इस पॉइंट ओ पर पी और क्यू फोर्स काम कर रहे हैं। तो ये डायग्राम यहाँ बन रहा है। इस पर दो फोर्सेस कौन से लग रहे हैं? तो एक फोर्स लग रहा है पी और एक क्यू। हम एज्यूम कर लेते हैं कि P इज इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक है? ये हमारा P हुआ। ठीक है? और इधर के यूज कर लेते हैं Q, जैसे पिछला डायग्राम था, पिछला डायग्राम था ना, बिल्कुल ऐसे ही ये है Q। और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। यही तो बात हुई थी पिछले क्वेश्चन में, देखिए
क्वेश्चन तो हमारे पास यही था ना, पी और क्यू लगे थे, हमने आर निकाल लिया था लॉ ऑफ ट्रायंगल से। अगेन वही पी और क्यू लगे हैं, हमें अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करना है। वहां कहा गया था कि आप ट्रायंगल बनाइए, यहाँ कहा गया था पैरेललोग्राम बनाइए। और पैरेललोग्राम बनाने का तरीका आपको सबको मालूम है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होता है पैरेललोग्राम? ऐसे कुछ लाइनें खींची जाएं, पेंसिल लेंगे और क्यू पॉइंट से जो पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स है, इसका जो आखिरी पॉइंट है, मतलब इसका जो हेड है, इससे हेड से जो पी फोर्स है उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। तो हमने मान लीजिए यहाँ से पकड़ा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की कोशिश की, ठीक है। ऐसे ही एक लाइन और खींची जाए जो हमारा ये फोर्स है, पी फोर्स है, उससे क्यू के पैरेलल। तो एक लाइन आप ऐसे खींच सकते हैं, देखिए बन गया, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि हमने एक लाइन खींचा, ये फोर्स पी था, ये क्यू था, इसको हम लोग पी कह रहे हैं, ये क्यू कह रहे हैं। ये एक डायगोनल बन गया। अब ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, यहाँ क्रॉस कर रही हैं। तो क्रॉस कर रही हैं तो इसको हम आपस में ऐसे मिला सकते हैं। तो ये हमने मिला दिया। ध्यान दीजिए, अगर ये फोर्स P है तो इसी के पैरेलल ये भी होगा, क्योंकि पैरेलल ये पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और इक्वल होती हैं। तो ये P है तो इसको भी हम P ही कह सकते हैं। सिमिलरली अगर ये थीटा एंगल पे है तो क्योंकि पैरेलल खींचा गया है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये थीटा एंगल होगा और ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ भी हमारे पास कितनी होगी, एक मिनट, लेंथ कितनी होगी, ये भी क्यू होगी, ठीक है। इस टाइप से हम लोग यहाँ पहुंच गए, ये लेंथ क्यू हो गई, ठीक है, ये क्यू हो गई। तो कहना क्या चाह रहा है कि अगर इतना आप बना लिए, इतना बनाने में सफल हो गए, तो अब जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल क्या होगा भाई, डायगोनल देखा जाए तो डायगोनल किसे कहते हैं कि यहाँ से इसको मिलाने वाली जो रेखा है ये डायगोनल है, इसको नाप लिया जाए। इसको नापेंगे और फिर वही स्केल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वही रिजल्टेंट मिल जाएगा जो ट्रायंगल में मिला था, ठीक है ना। ये कह रहा है रिजल्टेंट, ठीक। तो इसको हमने फिर कहते हैं व्हाइट कलर से बना दें, बोल्ड लाइन से, दिस विल शो द रिजल्टेंट ऑफ दिस पी एंड क्यू फोर्सेज। ये फोर्स हमारा कहलाएगा रिजल्टेंट। और वही जैसे पिछले फिगर में ये अल्फा डायरेक्शन कह रहा था, वैसे ही इस फिगर में भी ये जो अल्फा होगा ये डायरेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के मदद से भी हमने आर और अल्फा निकाल लिया। अभी भी हमने कोई स्केल मेजर नहीं किया। फिर से जब इसको हम स्केल रख के मेजर करेंगे हमको पिछली बार की तरह ही वही 16.6 मिलेगा। आप कहेंगे भैया 16.6 सेंटीमीटर लंबाई हमने नापी है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 166 न्यूटन, ठीक है। ये बता देगा मैग्नीट्यूड, इसने बता दिया कितना। और जैसे ही आप अल्फा निकालेंगे, चांदा रखकर निकालेंगे जो प्रोटेक्टर रखकर, तो आपको मिल जाएगा अल्फा। अल्फा जो भी वैल्यू आ जाए आपको पता चल जाएगा, तो ये बताएगा डायरेक्शन मतलब किधर। तो कितना और किधर दोनों बातें सामने आ चुकी है ना। अब जरा देखिए कि इस डायग्राम में और उस डायग्राम में अंतर क्या है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ध्यान से देखिए जरा, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि दोनों डायग्राम हैं तो एक ही। कैसे, देखिए जरा, जरा अगर समझ में आ गया ना, इसमें थोड़ा गंदगी कर सकते हैं, काट पीट कर सकते हैं। जरा इस डायग्राम को देखिए, ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है, ये ट्रायंगल जो मैं ऐसे ऐसे एरिया बना दे रहा हूँ, इस डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है? क्या ये दोनों डायग्राम सेम नहीं है ना। तो आप देखिए ना, इसको यहाँ से अगर कॉपी करके और पिछले इस डायग्राम में पेस्ट कर दें तो वही तो मिलेगा। एक ट्रायंगल मिल रहा है जिसकी एक साइड P है, एक साइड Q है, और क्लोजिंग साइड क्या है, R है, R रिजल्टेंट है। पिछले में देखें क्या है, यहाँ भी वही है, एक साइड P है, एक साइड Q है, और क्लोजिंग साइड क्या है, R है और रिजल्टेंट है। तो अगर डीपली देखा जाए, थोड़ा गहराई में ध्यान से देखा जाए, तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि ये डायग्राम पैरेललोग्राम का आधा है, आधा हिस्सा ही तो है, ठीक है। वहां भी ट्रायंगल ही दिख रहा है, बस वो जो हमारा मकसद ट्रायंगल से या पैरेललोग्राम से बिल्कुल नहीं था। मकसद खाली ये था कि या तो हम क्लोजिंग साइड देख पाएं और या तो उसका डायगोनल देख पाएं। तो हम खाली जो आपका डायगोनल और क्लोजिंग साइड, ये जो लाइन थी, मुख्य लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन ये है। इसी लाइन को पाने के लिए आप चाहे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करें, इसी लाइन को पाने के लिए चाहे आप लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज करें। तो ये मुझे लग रहा है कि लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये दोनों आपके समझ में आ गया होगा। अभी हमने किसी तरह का कैलकुलेटर यूज नहीं किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ग्राफिकल मेथड ओवर है, और उसके बाद
हम देखेंगे कि अगर, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एसएससी जेई का देना है, एकेटीयू का देना है, बीटी का देना है, गेट का देना है, पीएसयू का देना है, वहाँ आपको चार्ट पेपर ग्राफ पेंसिल तो नहीं रहेगा ना, करना तो पड़ेगा उसी मेथड से, लेकिन इसी के बेसिस पे उसको डेवलप करेंगे और देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे डेवलप होंगे और उन फॉर्मूलों से कैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए आज लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, कल से लेकर बैठिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, बेस्ट विशेष।